एंड व्हाट इज एम्बिवेलेंस एंड व्हाट इज द रेजिस्टेंस। ये कुछ मेन पॉइंट्स है जो कि हमने स्टार्ट में डिस्कस किए। फिर हम आगे अगर थोड़े से चलें तो हमने कुछ मेन पॉइंट्स मतलब जैसे कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एम्बिवेलेंस। हमने एम्बिवेलेंस जो भी हमारा क्लाइंट है उसकी एम्बिवेलेंस चेक करनी है कि उसके अंदर किस हद तक है, वो कहाँ तक विलिंग है। देन हमने रेजिस्टेंस टू चेंज, उसके अंदर जो रेजिस्टेंस आ रही है वो किस हद तक मतलब हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, एक थेरेपिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से या क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो चेंज होना भी चाहता है या नहीं होना चाहता। ठीक है। देन हमने कुछ मेन प्रिंसिपल्स पढ़े, मेन प्रिंसिपल्स ऑफ एमआई, जिसमें हमने एक बेसिक कोड जिसे रूल का उन्होंने एक एब्रीवेशन दिया। रूल के अंदर आर स्टैंड्स फॉर रेजिस्ट and U stands for understanding, L stands for listen and E stands for empower। ये रूल को फॉलो करते हुए हम बेसिक्स प्रिंसिपल्स पढ़े। ठीक है। देन कुछ हमने टेक्निक्स देखी, स्टेजेस देखी जो कि एमआई के अंदर हम यूज करते हैं। वो थी इंगेज, फोकस, देन हम इवोकी एंड देन लास्ट इज प्लानिंग टू चेंज। ठीक है। इनके अंदर फिर फर्दर हमने कुछ स्टेप्स डिस्कस किए, जिसमें हम अगर हम इंगेज को देखें, इंगेज में कुछ स्टेप्स बताए गए, टेक्निक्स बताई गई जो कि थी कि आस्क फॉर परमिशन, देन एक्सप्रेस द एम्पैथी, आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस एंड यूज द ऑटोनॉमी। अगर फोकस की बात करें तो फोकस के अंदर कुछ स्टेप्स हमने डिस्कस किए है। जिसके बाद है कि डेवलपमेंट ऑफ डिस्क्रिपेंसीज एंड देन रिफ्लेक्टिव या रिफ्रेमिंग। ठीक है। देन हमने इवोक की स्टेज पढ़ी। इवोक के अंदर हमने दो चीज़ों पर डिस्कस किया जो कि था कि कंसर्न एंड मोटिवेशन। ठीक है। देन अगर हम प्लानिंग की बात करें, प्लानिंग के अंदर हमने 3 से 4 मजीद हमने पॉइंट्स डिस्कस किए, जिसके अंदर सबसे पहला पॉइंट था कि सपोर्ट, सेल्फ एफिकेसी एंड डिस्कस अबाउट द चेंज, कि आप क्यों चेंज लाना चाहते हैं एंड ऑल दैट। एंड अगला हमारा जो कुछ टॉपिक था वो था कि कोर स्किल्स कौन कौन सी यूज होती हैं एमआई के अंदर, जिसमें सबसे पहली थी हमारे पास कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस आपने पूछने हैं। अफर्मेशन का टॉपिक हमने डिस्कस किया। देन रिफ्लेक्टिव लिसनिंग थी एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज समराइजिंग। ये मैम सैना का क्वेश्चन था जो कि मतलब एक इफेक्टिव भी था और मोटिवेशनल भी था, तो इसलिए मैंने उसी को ही समराइज किया। एंड सरजैन का पोर्शन अगर देखा जाए तो मॉड्यूल 2 हमने डिस्कस किया, उसके अंदर स्टार्ट वाज के इफेक्टिव लिसनिंग का टॉपिक स्टार्ट हुआ, जिसके अंदर फिर हमने कुछ एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स फॉर द सोशल प्रैग्मेटिक्स एमए के स्टेप्स हम डिस्कस किए, जिसमें सर ने आर्ट ऑफ लिसनिंग में बताए कि 3 से 4 स्टेप्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप था कि हियरिंग वर्सेस लिसनिंग, इनका डिफरेंसेस क्या होता है। देन अंडरस्टैंडिंग है एंड देन जो है आप लास्ट स्टेप आपका आता है रिस्पॉन्स का। तो ये ओवरऑल हमने आज की जो वर्कशॉप है उसके अंदर थोड़ा सा डिस्कस किया, और फिर एक हमने अभी सिनेरियो बेस्ड एक डिस्कशन भी चली जिसको हम अभी डिस्कस कर रहे थे। थैंक यू। थैंक यू सो मच एहसन, थैंक यू सो मच। आपने काफ़ी अच्छे से और डिटेल्ड समराइजेशन कर दी है। सो एक और स्टूडेंट ट्राई करना चाह रही हैं। लेट मी से हर नेम अगेन, क्या नाम था उनका? सुमन डैनियल, मिस सुमन। प्लीज। जी प्लीज ट्राई कीजिए। वैसे तो सर ने समझा दिया, लेकिन मैं भी थोड़ा सा समराइज करूंगी। सबसे पहले मॉड्यूल 1 की अगर बात करें तो उसमें हमने ओरिजिन देखा कि कब स्टार्ट हुआ 1980s में। उसके बाद हमने मोटिवेशन को देखा, मोटिवेशन क्या होती है। देन हम मोटिवेशनल इंटरव्यू पे आए, किसने दिया, कब स्टार्ट हुई, ये सारा कुछ हुआ, जो कि डॉक्टर विलियम मिलर ने दी थी 1983 में। उसके बाद हमने एम्बिवेलेंस के बारे में देखा कि एम्बिवेलेंस क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होती है। देन मैम सना ने हमें बताया कि हम किन पॉपुलेशन पे जो है ये एमआई अप्लाई कर सकते हैं रिसर्च बेस। उसमें स्टूडेंट्स थे, एडोलेसेंट्स, फिर ट्रीटमेंट एडहेरेंस, मैरिज रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, एडिक्शन, केमिकल और नॉन केमिकल दोनों थी। उसके बाद हमने प्रिंसिपल्स ऑफ एमआई किया, जिसमें रूल था, उसमें 4 चीजें थी। आर से रेजिस्ट, यू से अंडरस्टैंड, एल से लिसन, ई से एम्पावर। देन हमने जो है थिंग्स टू रिमेम्बर देखा कि हर इंसान में जो है ये कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी होती है कि वो अपने आप को चेंज करे। ठीक है।
ये थे। उसके बाद हमने 4 स्टेप्स देखे जिसमें एंगेजिंग है, फोकस है, इवोक है, प्लान है। उसके अंदर भी कुछ स्टेप्स थे जो कि सर ने ऑलरेडी बता दिए। देन हमने कोर स्किल्स पे फोकस किया जो कि था OARS। 4 स्किल्स थी, लाइक ओपन एंडेड क्वेश्चन है फर्स्ट, सेकंड पे अफर्मिंग रिस्पॉन्सेज, थर्ड नंबर पे रिफ्लेक्टिंग लिसनिंग स्टेटमेंट एंड फोर्थ वन इज समराइजिंग। उसके बाद हमने जो है ओपन एंडेड क्वेश्चन की एक एक्सरसाइज भी की जिसमें हमने एक क्वेश्चन को रीफ्रेज किया कि किस तरह से हम इस क्वेश्चन को मोल्ड कर सकते हैं, रीफ्रेज कर सकते हैं, ताकि हमारा जो क्लाइंट है वो सिर्फ यस और नो में आंसर ना दे बल्कि हमें एक्सप्लेन करे उस क्वेश्चन का आंसर। देन मैम सना ने कहा कि आप खुद से भी एक वर्कशीट जो है बना सकते हैं जिसमें आप जो है ओपन एंडेड क्वेश्चंस लिखें कि आप किस तरह से जो है क्लाइंट से पूछ सकते हैं, यस और नो ना हो बल्कि क्लाइंट खुद एक्सप्लेन करे उन क्वेश्चंस के आंसर्स को। उसके बाद हमने द रूलर स्ट्रेटेजी देखी, इसमें रेट करना था 0 to 10, ये भी मैम सना ने बताया था। और उसमें कहा था कि अगर तो पॉइंट इंक्रीज हो रहा है तो वेल एंड गुड, मतलब आप सही MI कर रहे हैं, और अगर पॉइंट इंक्रीज नहीं हो रहा तो आप देखें कि आपको कहाँ पे जरूरत है अपने क्वेश्चनिंग को और बेहतर करने की। उसके बाद मॉड्यूल 2 में जो था सबसे पहले इफेक्टिव लिसनिंग था, उसके बाद सोशल प्रैग्मेटिक के हमने स्टेप्स देखे जिसमें था आर्ट ऑफ लिसनिंग। और आर्ट ऑफ लिसनिंग में जो है 4 चीजें आती हैं। पहला तो डिफरेंस था लिसनिंग वर्सेस हियरिंग, सेकंड था अंडरस्टैंडिंग, थर्ड था वैलिडेशन, फोर्थ था रिस्पॉन्डिंग। और इसमें हमने एक्टिविटी भी की कि लिसनिंग वर्सेस हियरिंग में क्या होता है। इसमें सर ने बताया कि 3 चीजें होती हैं, जो लिसनिंग है वो एक्टिव कॉग्निटिव फिनोमिना है और जो हियरिंग है वो पैसिव कॉग्निटिव फिनोमिना है। इसमें एसोसिएटिव लर्निंग भी हमने देखा। उसके बाद हम अगर सेकंड पॉइंट पे है अंडरस्टैंडिंग, उसमें सर ने बताया कि अंडरस्टैंडिंग में 2 चीजें होती हैं, रिफ्लेक्टिव और समराइजिंग। जो रिफ्लेक्शन है उसमें आगे से 2 चीजें हैं, सिंपल रिफ्लेक्शन एंड कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में भी आगे 4 चीजें आ गई हैं जो कि हमने केस स्टडी के साथ भी डिस्कस की। एक स्मोकिंग वाला जो था केस स्टडी थी, उसमें डेप्थ, ब्रेथ, फॉरवर्ड और रीफ्रेमिंग जो रिफ्लेक्शन है इसको हमने देखा। बस यहाँ तक अभी किया। थैंक यू सो मच। आई गेस मुझे ये कमेंट करना चाहिए कि हमारे स्टूडेंट्स जो है ना, ये जो They are पार्टिसिपेंट listening. They're actually listening. Mashallah, very impressed. They have taken in everything. मैम आपकी आवाज थोड़ी सी लो है। अब आ रही है? अब आ रही है आवाज? मिस सना मुझे जो आपके स्टूडेंट्स लग रहे हैं सारे, दे आर एक्टिवली मेकिंग नोट्स। नहीं, बट आई नो, लेकिन चले आप कंप्लीट तो करें फिर हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। I want to set aside चलें, ठीक है। 30 minutes Thank for you, students. question answer आपने sessions. जी बस थोड़ा सा ही है इंशाल्लाह, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। Thank you. तो Thank you. समराइजेशन का पार्ट है बेसिकली अंडरस्टैंडिंग से लिंक करता हुआ, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग में 2 हमने अभी तक चीजें देखी हैं, एक है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टिव स्टेटमेंट्स हैं, और एक समराइजेशन है। सो एक स्टूडेंट ने इवन मैसेज में भी अच्छे से एक सेंटेंस में उसने समराइज किया हुआ है, मुझे उसका नाम भी बोल लेना चाहिए, मुझे उसका नेम नहीं शो हो रहा लेकिन यहाँ पर पीसी के नेम से आ रहा है, मलिहा। थैंक यू मलिहा, आपने भी बिल्कुल एक सेंटेंस में उसकी प्रेस ही लिख दी है टोटली, कि मिस सना ने थ्योरी दी है और सर जैन ने मोटिवेशनल इंटरव्यू का प्रैक्टिकल करवा दिया। थैंक यू, ये भी अच्छी है वैसे समरी। खैर अब थर्ड स्टेप की तरफ आते हैं। जो थर्ड स्टेप है ना, वो हमारे बड़े सवालों के जवाब लेके बैठा हुआ है, वो है वैलिडेशन का। वैलिडेशन से क्या मुराद है? वैलिडेशन से मुराद ये है, यहाँ पर ये स्लाइड्स जब हम आपसे शेयर करेंगे तो इसकी ये करेक्शन मैं कर दूंगा आपको, एक जो प्रीवियस रिफ्लेक्शन में है चीजें, और ये जो है अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अब यहाँ से वैलिडेशन स्टार्ट हो रही है, वैलिडेशन का स्टेप स्टार्ट हो रहा है। वैलिडेशन में बेसिकली हम 2 एलिमेंट्स लेके आते हैं। पहला एलिमेंट है जितना इमोशनल क्राइसिस लोगों ने देखा है, जितनी रिजेक्ट, उसको हम एम्पैथाइज करेंगे, पहली चीज। दूसरे नंबर पे हम वैलिडेशन में सिर्फ एम्पैथी पर रिलाई नहीं करेंगे, बल्कि चेंज के लिए हमें उनको इंफॉर्मेशन की तरफ लेके जाना जरूरी होगा, उनकी स्ट्रेंथ्स को इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करेंगे। कैसे होगा ये देखते हैं, इसमें क्या पॉइंट्स हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखें जी, प्लीज मैसेज है सर, अटेंडेंस लगा दें।
ये बेटा अटेंडेंस अच्छा एनीवे an affirmation is a comment on or reflection of something you genuinely admire or value about a person that is both accurate and observable, such as their intentions, actions, skills, worth, insight, effort and values. Basically empathy, यहाँ पर अभी एक स्टार्ट में एक क्वेश्चन भी किया था किसी पार्टिसिपेंट ने कि जब आप किसी की सेशन में किसी की फीलिंग को एम्पैथाइज कर रहे होते हो तो उसको रॉन्ग मीनिंग ना जाए या एथिकली वो स्ट्रॉन्ग हो, तो उसको हम कैसे कवर कर सकते हैं? उसको कवर करने का या उसको डील करने का बेस्ट वे ये है कि आप स्टेटमेंट के थ्रू पर्सन की क्वालिटीज को एक्सप्रेस करो। आप देखो कोई उसमें आपकी जब इंटेंशंस क्लियर हैं, आपकी जब गोल्स क्लियर हैं कि आपने एक पर्सन को चेंज डायरेक्शन प्रोवाइड करनी है, तो आप अपने एंड पर क्लियर हैं, पहली चीज। दूसरे नंबर पर ऐसा नहीं होगा कि आप सेशन में बैठे हैं और आपके सामने एक क्लाइंट बैठा है तो आप उसके सामने रोबोट बन गए हैं। रोबोटिक कन्वर्सेशन नहीं होगी, बल्कि इमोशनल एक्सचेंज होगा। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग, लेकिन इमोशनल एक्सचेंज हमारा नॉर्मल होगा, हमारा प्रोफेशनल होगा। प्रोफेशनल होगा से क्या मुराद है? मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको ना प्रैक्टिकल एग्जांपल, उससे आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये कितनी जरूरी है। मेरे पास रिसेंटली एक क्लाइंट थे, पॉजिटिवली हैप्पी के 23 इयर्स और 24 इयर्स आई गेस, इतनी एज थी उनकी। उनका मेन कंसर्न ये था कि उन्हें लगता था कि वो गे हैं, सही है, और उसी चीज के रिलेटेड उन्होंने जब से होश संभाला उस चीज को छुपाने की, कवर करने की, बचाने की कोशिश की। इवन लोगों से जब जिन लोगों से भी उनको ट्रीटमेंट के ऑप्शंस पॉसिबल लगे, जब उन्होंने उनसे कंसल्ट किया तो उनको यही उनका जो बिलीफ है कंफर्म होता रहा कि हाँ जी आप यही हैं, आप यही हैं। और फिर वो उसी चीज को प्रैक्टिस करते रहे, आइसोलेशन का शिकार हुए, डिप्रेशन में गए, घर से भी उनके मसाइल स्टार्ट हो गए, उनको समझ नहीं आता था करें क्या, जाए किस रास्ते में। जब हम मेरे साथ सेशंस उनके स्टार्ट हुए तो थर्ड सेशन में ही क्लिनिकल इंटरव्यू के थ्रू ही, कोई डेप्थ हमने कोई असेसमेंट टूल नहीं लगाया, कोई डिटेल उस तरह से नहीं चेक की कि हमें ये टूल लगाना चाहिए, ये नहीं लगाना चाहिए, सिर्फ प्रॉपर इन स्किल्स के थ्रू ही जब थर्ड सेशन पे हम पहुंचे, जो काफी एक्सटेंसिव सेशन रहा, उसमें ये आइडेंटिफाई हुआ कि ही वाज नॉट गे, ही वाज बेसिकली ट्रांसजेंडर। सो जब ये आइडेंटिफिकेशन हमने की उनके साथ, तो वो उनका जो रिएक्शन था वो बड़ा ही शॉकिंग था कि मतलब मैं अपनी लाइफ के जब से मैंने होश संभाला है 15-16 साल या 12-13 साल, उस वक्त से अपने आप को एक रॉन्गली आइडेंटिफाइड पर्सनैलिटी के साथ लेकर चल रहा हूँ। उस चीज से निकलने के लिए मैंने पता नहीं कौन कौन सी चीजें नहीं ट्राई की, कौन से एलिमेंट्स नहीं ट्राई किए। सो वहां पर अब एम्पैथाइज कैसे कर सकते थे, इन्फॉर्मेशन कैसे की जा सकती थी? कोई गेस कर सकता है? आप खुद अगर सोचें कि आपके पास कोई एक ऐसा पर्सन है जो 10 साल से 12 साल से, कम से कम चलें 10 साल का टाइम पीरियड लगा लें, 10 साल से अपने आप को किसी एक आइडेंटिटी के साथ लेकर चलता रहे, और बाय फोर्स नहीं, विद कोलैबोरेशन ही हम जब इस नतीजे पे पहुंचे कि जो आइडेंटिटी आप कैरी कर रहे हो एक्चुअली ये आपकी आइडेंटिटी है ही नहीं, तो आप सोचें उस पर्सन पे क्या गुजरी होगी, उसने अपने 10 साल के बारे में क्या सोचा होगा जो उसके गुज़िश्ता गुजर गए हैं। तो फिर मुझे कितनी डिटेल की जरूरत पड़ी होगी कि मैं अब उसको चेंज करूं? कैन एनीवन पुट एनी एफर्ट ऑन दिस और थॉट ऑन दिस? कैन आई सर? जी प्लीज। सर उसमें ये है कि जहाँ तक हमने सीखा या जहाँ तक हमने पढ़ा, वी कैन यूज हेयर नॉर्मलाइजिंग के वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि वो ट्रांसजेंडर हैं या इस तरह से, तो उनको लैक ऑफ एजुकेशन या आप कह लें कि उनके पास नहीं होता इतना नॉलेज
ना ही उनको सिम्पटोलॉजी का पता होता है, ना ही उनको इस बारे अवेयरनेस होती है। तो वहाँ पे हम अगर थोड़ा-सा नॉर्मलाइज़िंग की तरफ उसको लेके आएँ कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो इस मसले के साथ रहे हैं, उनको नहीं था पता या उनको बाद में पता चला, लेट पता चला। तो जब उनको पता चलता है तो उनकी रोल जो है मतलब कि सोसाइटी के अंदर किस तरह से डिफाइन होते हैं, आपने किस तरह से आगे अपनी लाइफ को लेके चलना है, तो वहाँ से फिर उसकी रोल डिफाइनिंग की तरफ हम आगे उसको लीड कर सकते हैं इस तरह से। बिल्कुल, थैंक यू एहसन, सही कह रहे हैं आप। लेकिन एक्चुअली में जो मैंने एम्फसाइज किया वहां पर, मैंने 1 मिनट का साइलेंस लिया, पॉज लिया, कोई वर्ड नहीं बोले, कोई कंसोलिडेटिंग वर्ड्स कुछ भी नहीं बोला। आप एक पर्सन के 10 साल की एक्सपीरियंस को फौरन से रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट करोगे तो इट मीन्स कि आपने उसको अटेंड नहीं किया, आपने उसको इवन 1 मिनट के लिए भी एम्फसाइज नहीं किया, साइलेंस में नहीं गए। सो जरूरी नहीं है एम्पैथी के लिए कि आप हमदर्दाना लफ्ज ही बोलें, आप खामोशी से भी लोगों को एम्पैथाइज कर सकते हैं। और अफर्मेशन का सेंटेंस बिल्कुल, मैंने जब साइलेंस ब्रेक की तो साइलेंस बिल्कुल ब्रेक करनी थी, उसमें सिर्फ एक यही सेंटेंस था कि यू वर ट्राइंग योर बेस्ट टू मेक योरसेल्फ बेटर। ओके, सिंपल एक सेंटेंस में उस पर्सन को अपने आप के साथ, अपनी सेल्फ एक्सेप्टेंस के साथ नजर आ गया रास्ता कि उसने आगे करना क्या है। और उसके बाद मेरा सिर्फ उनके साथ एक ही सेशन हुआ, उनको मजीद सेशंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनको नेक्स्ट सेशन में उन्होंने ये क्लियरली बात की कि मुझे मेरी डायरेक्शन जब क्लियर हो गई है तो मैं जो फजूल चीजों में पड़ा हुआ था, जिन चीजों को मैं चेक कर रहा था, जिन चीजों की वजह से मैं परेशान हो रहा था, वो तो मेरा कॉज ऑफ कंसर्न था ही नहीं। अब मेरे लिए रास्ता क्लियर है, मुझे करना क्या है, मेरा वे फॉरवर्ड क्या है। सो हमें हमेशा बाय बुक जरूरी नहीं है हम चलें, हमें कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीजें देखनी है, हमें ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीजें देखनी है कि हम बाज औक़ात किसी को स्पेस दे दें कि वो सिर्फ बात बोल ले, आपकी डिस्कशन कर ले। दैट्स वाई मैंने इस चीज को वैलिडेशन कहा है। वैलिडेशन के अंदर ये 2 पॉइंट्स रखे हैं, एम्पैथी के और अफर्मेशन के। एम्पैथी क्या है? आप हमदर्दाना वर्ड भी बोल सकते हो, आप खामोशी से भी एम्पैथाइज कर सकते हो, और एम्पैथी के साथ ही आप नेचुरली प्रैक्टिस करते हो कि आप वहां पे उनकी क्वालिटीज, ऐसी क्वालिटीज नहीं जो नजर ही ना आ रही हो, ऐसी इंटेंशंस नहीं जो है ही नहीं, जो डिस्कस हुई हुई हैं, जो सेशन में आइडेंटिफाई हुई हुई हैं, उन्हीं की बेस पर आप उनको अफर्मेशन देते हो और फिर आप मूव फॉरवर्ड करते हो। सो अफर्मेशन क्या है? अफर्मेशन मोस्टली यूजुअली सेंटर ऑन द वर्ड यू एंड गाइड द कन्वर्सेशन अबाउट चेंज बाय ब्रिंगिंग फॉरवर्ड द पर्सन ट्रू कैपेबिलिटीज एंड स्ट्रेंथ्स। जो एक पर्सन की 3 सेशन में, 4 सेशंस में आपने स्ट्रेंथ्स आइडेंटिफाई की। हमारा दरअसल इशू ये होता है कि हम जब हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस ले रहे हैं तो हम मोस्टली स्ट्रेंथ्स को एक्सप्लोर ही नहीं करते, स्ट्रेटजीज को एक्सप्लोर ही नहीं कर पा रहे होते उनकी। तो एक ये अच्छी प्रैक्टिस आप लोग ऐड कर सकते हैं अपनी लाइफ में कि आप हिस्ट्री प्रॉब्लमेटिक एरिया को आइडेंटिफाई करने के साथ साथ उनकी कोई करेक्टर स्ट्रेंथ्स 4 से 5, कोई ऐसी चीजें जो उनको हेल्प कर रही हो, आप यूज कर सकते हो ताकि आपके लिए क्लियर हो आप उनको कैसे लेकर चलेंगे। आगे देखें, इसकी एक्टिविटी देखें। अगर एक्टिविटी एक छोटी सी मैंने प्लान की हुई है, लेकिन इसकी एक स्लाइड और देख लें। वैलिडेशन और एम्पैथी में या अफर्मेशन में क्या है? जेन्युइन एंड स्पेसिफिक अफर्मेशन ऑफ द पर्सन्स एफर्ट, intentions, strengths and skill can shift how a person sees themselves, cultivating hope and strengthening recovery capacity. Affirmation can help to reduce anxiety and discord and increase rapport. Affirmation के थ्रू रेपो बिल्डिंग भी बेहतर हो जाती है, एंजाइटीज भी लोगों की काफी हद तक कम हो जाती हैं, मैनेज हो जाती हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि ये उनकी इंटेंशंस पे है। जैसे मैं सना ने बात की थी कि आप उनकी इंटेंशंस आइडेंटिफाई करें, किस पर्पस के लिए वो यहाँ पर आए हैं, क्यों आपसे वो ट्रीटमेंट लेना चाह रहे हैं, उन ट्रू इंटेंशंस पे रहें। अपनी हिस्ट्री को उसमें ना इंक्लूड करें, एसोसिएटिव ना हो जाए कि ये पॉसिबल कासेज हो सकती हैं जिसकी वजह से लोग ट्रीटमेंट लेना चाह रहे हैं। नहीं, आप उनके वर्बेटम पे रिलाई करें, उनकी ऑपरेशनल डेफिनेशंस ऑफ प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करें। साइकोलॉजी में हमारे पास बड़ी ऑप्शन है,
कि हम लोगों के बिहेवियर को कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उसके ऊपर काम कर सकते हैं। सो अगर जैसे देखें, फिर ये एक स्लाइड है कि विलियम जेम्स ने क्या कहा है। विलियम जेम्स एफर्मेशन के बारे में यही बात की हुई है कि डीपेस्ट प्रिंसिपल इन ह्यूमन नेचर इज द क्रेविंग टू बी अप्रिशिएटेड। हम सिर्फ और सिर्फ एम्बिवेलेंस का वो पॉइंट दिखा रहे हैं जहां पर उसकी प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, उसकी एफर्ट को निगेट कर रहे हैं। कहीं एक पार्ट भी अगर हम उनकी एफर्ट का अप्रिशिएट करते हैं तो वो उनको ऑटोमेटिकली एक्सेप्टेंस की तरफ लेके जाता है। सो एफर्मेशंस क्या करती हैं? डेमोन्स्ट्रेट करती हैं अप्रिसिएशंस टू अदर, डिफेंसिवनेस को तोड़ती हैं। क्लाइंट इंगेज नहीं हो रहा, आप एक पॉइंट उनका, एक स्ट्रेंथ भी उनकी कोई आप आइडेंटिफाई करके उसको अप्रिशिएट करते हो, क्लाइंट की इंगेजमेंट हो जाएगी सेशन में। पॉजिटिव क्वालिटीज आप उनकी रीइंफोर्स कर रहे हो, आप इवन उनमें सेल्फ एफिकेसी इंड्यूस कर रहे हो कि वो इन ही क्वालिटीज के थ्रू काम कर सकते हैं और बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। जैन साहब, फिर मेरा पॉजिटिव टोन क्वेश्चन बड़ी है, मेरा ना जरूरी अनम्यूट नहीं यहाँ पे हो रहा था। जैनब जावेद है। अभी आप जी बता प्लीज। रहे थे उसके बारे में, ट्रांसजेंडर के बारे में, तो मैं चाहूंगी कि आप ना स्टूडेंट्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि जहाँ पे आप ट्रांसजेंडर कह रहे हैं, आप होमोसेक्सुअलिटी की बात कर रहे हैं या आप थर्ड जेंडर की बात कर रहे हैं? होमोसेक्सुअलिटी की बेसिकली वो समझ रहा था कि ही वाज होमोसेक्सुअल बट एक्चुअली ही वाज ट्रांसजेंडर। क्या डिफरेंस है दोनों में? दोनों में डिफरेंस ये है कि होमोसेक्सुअल्स में सेम सेक्स सेम जेंडर की तरफ सेक्सुअल इंटरेस्ट होता है, जबकि ट्रांसजेंडर में जो उनको सेक्सुअल रोल असाइन है या जेंडर असाइन है वो उसके ऑपोजिट इंटरेस्ट रखते हैं। तो हम इसको, अच्छा चलें, ठीक है, ये डिस्कशन हम बाद में कर लेंगे। थैंक ठीक यू। है, चल इसको एंड पे रख लीजिए प्लीज, तब इसको कर लेते हैं Sure. discuss। We had, sir, I would like you to wind it up in like 5 minutes. I have set aside 30 minutes for the Okay. question, answers, and discussion section, and for a group photo श्योर as well. श्योर, मैं बस एंड कर रहा हूँ। देखिए फिर इन्फॉर्मेशंस क्या कर रही है, पॉजिटिव टोन्स ऐड कर रही हैं और होप का एलिमेंट आ रहा है। एक्टिविटी इसकी देखें, एक सेकंड में अगर हम एक्टिविटी करने की कोशिश करें, 1-2 सेकंड में, हमारे पास वक्त बहुत कम है, तो अगर मैं आप लोग से कहूँ, आप लोग या एटलीस्ट अपने 5 स्ट्रेंथ्स और क्वालिटीज को लिख के दिखा दें। एफर्मेशन हमेशा सेल्फ एफर्मेशन से स्टार्ट होती है। लोगों की क्वालिटीज तभी आप एडमायर करेंगे, अपनी क्वालिटीज को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे तब। सो प्लीज क्विकली कैन समबडी राइट हिज और हर स्ट्रेंथ्स। कैन एनीवन प्लीज? चलें हम डॉक्टर जैनब को एंगेज कर लें। डॉक्टर जैनब प्लीज कैन यू राइट योर स्ट्रेंथ्स? फंसा दे मुझे लगता है मेरी स्ट्रेंथ्स जो है वही मेरी वीकनेस बन जाती हैं। मैं इस वक्त भी ड्राइव कर रही हूँ और जा रही हूँ शॉपिंग करने, और साथ जो है मेरी जो स्ट्रेंथ है दैट इज मल्टीटास्किंग, टू डू वेरियस वर्क्स एट अ टाइम। दूसरी मेरी स्ट्रेंथ है बहुत लंबे काम को या बहुत लंबे लेक्चर को छोटे लेक्चर में कन्वर्ट कर देना। एक दफा स्टूडेंट ने मुझ पे ये कमेंट किया था कि मैडम आप इतना इजी कर देती हैं कि समझ नहीं आती लेक्चर खत्म कैसे हो गया। सो दरिया को कूजे में बंद करना एक मेरी खूबी है, एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। माय थर्ड मैडम स्ट्रेंथ इज माय आपको टीम प्रेसी पॉजिटिविटी। राइटिंग वाले ढूंढ रहे हैं। कौन ढूंढ रहे? प्रेसी राइटिंग वाले, इंग्लिश ग्रामर वाले। माय थर्ड स्ट्रेंथ इज माय टीम पॉजिटिवली हैप्पी, जिसमें जैन साहब इकलौते मेल थेरेपिस्ट, तो जैन हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। ये बोलने के लिए जैन ने मुझे पूरे 10,000 रुपए दिए। थैंक यू। चलें मैं आगे चलते हैं लास्ट एलिमेंट की तरफ। लास्ट है रिस्पोंडिंग जी। आई गेस 2 स्टूडेंट्स हैं, अंजलीप काजी हैं जी, हार्ड वर्किंग, ऑप्टिमिस्टिक, एम्पैथेटिक, स्पिरिचुअल, ऑनेस्टी। थैंक यू, वंडरफुल। अच्छा जी, और कोई है ऐड कर रहे हैं? नहीं, और नहीं है कोई। सो सेल्फ एफर्मेशन से हम स्टार्ट करते हैं, तभी हम लोगों की क्वालिटीज को भी अफर्म करते हैं ना, हमें अपने ऊपर भी तो बेहतरी लानी है ना। सो 3 स्टेप्स हैं।
3 स्टेप्स के बाद हम रिस्पोंडिंग की तरफ जाते हैं। पहला क्या है, लिसनिंग और हेयरिंग में डिफरेंस, एक्टिव लिसनर बनना है। फिर अंडरस्टैंड करना, अंडरस्टैंडिंग में हमारे पास रिफ्लेक्टिव स्टेटमेंट्स हैं और समराइजेशन है। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं सॉरी, उसके बाद हम जाते हैं अफर्मेशन की तरफ, वैलिडेशन की तरफ, एम्पैथी की तरफ। जब ये सारी चीजें हम कर रहे होते हैं तब जाकर हमारी बारी आती है बोलने की, रिस्पोंड करने की, थेरेप्यूटिक रिस्पोंड करने की। वहां पर अभी हमारा सारा का सारा एक तरह से साइकोलॉजिकल असेसमेंट का पोर्शन स्टार्ट हुआ है, चल रहा है। क्लिनिकल इंटरव्यू एमएस में पढ़ाया जाता है, एमएस बीएस लेवल पर भी पढ़ाई जाती हैं चीजें। तो उसमें भी जब आप स्किल्स देखते हैं इन चीजों का जिक्र होता है, लेकिन हम इतना ज्यादा उसको एंटरटेन नहीं करते। सो ये चीजें समझनी जरूरी हैं। जब आप इन चीजों को प्रैक्टिस कर रहे हो, एक बंदे की बात सुन रहे हो, उसे समझ रहे हो, उससे उसकी बात दोहरा कर कंफर्म भी कर रहे हो और फिर एंड पर समराइज भी कर रहे हो, तो फिर आप डेफिनेटली आपने उसकी स्ट्रेंथ्स भी आइडेंटिफाई की हुई हैं। अब आप क्या करोगे, अब आप थेरेपी की एंट्री करोगे। जो भी आप थेरेपी यूज करना चाह रहे हो, आप थेरेपी सीबीटी यूज करना चाह रहे हैं, आप थेरेपी आइडेटिक करना चाह रहे हैं, जो भी आपकी चॉइस ऑफ थेरेपी है, आप उसको यूज करके अब उसके अकॉर्डिंगली आप रिस्पोंडिंग करोगे। तो इसकी अगर एक एक्टिविटी करें रिस्पोंडिंग की एक्टिविटीज देखें। बेसिकली अब रिस्पोंडिंग की एक्टिविटीज में हम चेंज जो ला रहे हैं उसमें हम कॉग्निटिव वर्क तो साथ हम कर रहे हैं, इमोशनल वर्क भी किया है हमने, कॉग्निटिव वर्क भी कर लिया है, लेकिन हमें मोस्टली यहाँ पर बिहेवियरल वर्क पे रिलाय करना जरूरी है। बिहेवियरल वर्क का हम क्या करते हैं कि अब जितनी डिस्टॉर्शन, जितनी क्लाउडिंग हुई है सोचों को लेकर, उसको टेस्ट करने के लिए हमारे पास ऑप्शन यही होता है कि हम कोई एक्सपेरिमेंट कर लें। मिसाल के तौर पर मैं अगर ये कहूँ, यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करूँ कि मेरी वो बड़ी पीक पर है, मुझे लग रहा है कि मेरी एक एक लाइन को, एक एक पास को आप और बड़े प्यारे तरीके से लिखा होगा। अगर ये मेरे, तो जब मैं रियलिटी में आप लोग का कंटेंट चेक करने की कोशिश करूंगा तो रियलिटी में ऐसा नहीं होगा। रियलिटी में जरूरी नहीं है कि मेरी तमाम तर चीजों को आपने अटेंड किया हो, एक एक पॉइंट को लिखा हो, एक एक पास को लिखा हो। मेरी बात हो जाए, मिस सना की बात हो जाए, या हम मिस राबिया की, मिस और जो लोग जिन्होंने समरी प्रोवाइड की, एसएन, मुझे दूसरे का नाम बोल रहा है पार्टिसिपेंट का। तो रियलिटी टेस्टिंग में क्या है, रियलिटी टेस्टिंग में एक पर्सन जो प्री ऑक्युपाइड है चीजों को लेकर, मसाइल को लेकर, उसको टेस्ट जब किया जाता है, उसकी एम्पिरिकल टेस्टिंग जब की जाती है, तो वहीं पर उसके वो थॉट्स ब्रेक होना स्टार्ट हो जाती हैं कि रियलिटी में ऐसी चीजें नहीं है, हर बंदा ही उसको अटेंड नहीं कर रहा, हर चीज ही उसकी वजह से प्रॉब्लमेटिक नहीं है, बल्कि कुछ पॉजिटिव एलिमेंट्स भी चल रहे हैं। तो हम फिर इस तरह से रिस्पोंडिंग के एलिमेंट ऐड करके उनकी लाइफ में चेंज लाते हैं। तो ये सारी हमारे पास है मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग की स्किल सेट, पूरी की पूरी डिटेल है। इसको मैं एक लाइन में कोशिश करूंगा समराइज कर दूं, ताकि आपको एक मॉडल के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज याद रहे कि इसमें बेसिकली हमारे पास मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग के मॉडल में 5 फेजेस हैं, 5 स्टेप्स हैं, और ये साइकिल में है। पहला स्टेप हमेशा एम्बिवेलेंस का है। कुछ बुक्स में उसे प्री कंटेम्पलेशन स्टेज का हुआ है, प्री कंटेम्पलेशन फेज या स्टेज। इसमें यह है कि पर्सन जो है वो अनअवेयर है मोस्टली कि वो प्रॉब्लम्स जानता है या नहीं जानता। हम उससे इनिशियल लेवल पर जब बात करते हैं तो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि क्या वो अवेयर है या नहीं है। फिर उसको तरीके से अवेयरनेस की तरफ लेके आते हैं, जो है स्टेज 2, जिसे कंटेम्पलेशन स्टेज कहा जाता है। वहां पर हम देखते हैं कि अब पर्सन थोड़ा सा अवेयर हो गया कि स्मोकिंग की वजह से इश्यूज हो रहे हैं, तो फिर हम थर्ड स्टेज की तरफ जाते हैं